नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी में गड़बड़ियों के आरोपों का मसला बना हुआ है। देश में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष से जुड़े अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए कॉलेजों में दाखिले की इस परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी हुई और इस दौरान नीट परीक्षा का जो आयोजन है वो केंद्र सरकार की संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है और आज जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी सख्त रुख देखने को मिला। इस बार 5 मई को 23,33,000 से ज़्यादा छात्रों ने नीट यूजी का इम्तिहान दिया, लेकिन जब से नतीजा आया है तब से इस परीक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। परीक्षा की पवित्रता संदेह के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में ये सवाल खड़ा किया था और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कई सख्त सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि अगर 0.001% भी अनदेखी हुई है तो इसे स्वीकार करें। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुधार करें। एनटीए इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। अगर धोखाधड़ी से एक भी व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो ये समाज के लिए कितना नुकसानदायक होगा। आप छात्रों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं एनटीए के लिए कि आप प्लीज़ कम क्लीन ऑन इट। आप ये मत सोचो कि एडवर्स प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं आप इनको असिस्ट कीजिए कोर्ट को और इनसे 8 जुलाई का तब का टाइम मांगा है कि आप इनको जवाब दीजिए। हालांकि काउंसलिंग में स्टे नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने अपना माइंड बताया कि इसमें जो भी डॉक्टर्स बनेंगे अगर 0.001% भी इसमें कोई घपला है तो आप इस पे साफ आइए, नहीं तो इनको पूरा का पूरा ये रद्द भी हो सकता है। तो साफ है सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है इस मामले में। एनटीए अभी तक लगातार कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब ठीक था। दरअसल नीट और जेई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनके लिए स्कूली छात्र कई साल से तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर उनकी ये सालों की मेहनत किसी लापरवाही या किसी बेईमानी से, पेपर लीक से बर्बाद होती दिखे तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं जिनमें अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस मामले में ग्रेस मार्क्स देने के अपने फैसले को एनटीए को वापस लेना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, लेकिन परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक होने के सवाल अब भी बने हुए हैं। एनटीए कह चुका है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो संदेह के घेरे में है। सरकार भी कह चुकी है कि एनटीए एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। इस सब के बावजूद एनटीए के रुख को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को आप प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर न लें, यानी ऐसे न लें कि आपके खिलाफ किया गया है। दरअसल ये व्यवस्था ठीक करने के लिए है। हम केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। सारे मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लिहाजा एनटीए पूरी तरह तैयार होकर आए। इसका साफ मतलब है सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कई सख्त सवाल एनटीए से करने जा रहा है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। केंद्र और एनटीए अब दबाव में हैं। जाहिर है 8 जुलाई का दिन काफ़ी अहम होगा जब केंद्र और एनटीए कटघरे में खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट लगातार सवालों की बौछार करेगा। इस बीच जिन 1400 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स खारिज कर दिए गए हैं, उन्हें 23 जून को फिर से इम्तिहान देने का विकल्प दिया गया है, जिसका नतीजा 30 जून को आएगा। उधर नीट की काउंसलिंग जुलाई के पहले हफ्ते के अंत तक होने की संभावना थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है। संभावना है कि काउंसलिंग 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही हो, क्योंकि एनटीए भी जानता है कि आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है और काउंसलिंग का इंतज़ार उन हज़ारों बच्चों को है जिन्होंने इस बार नीट परीक्षा क्लियर की है। इस बीच नीट पेपर लीक होने का एक गंभीर आरोप पटना में लगा है। वहां से ताज़ा खबर यह है कि बिहार पुलिस ने नीट के प्रश्न पत्र दिलवाने वाले गैंग के लोगों के नाम 6 पोस्ट डेटेड चेक जब्त किए हैं। आरोप है कि इम्तिहान की ठीक पहले की रात करीब 25 छात्रों को नीट का पेपर दिया गया और उसके जवाब याद करने को कहा गया। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं किस तरह विरोध प्रदर्शन पटना में हुए। ये मामला जब उठा और नीट परीक्षा को लेकर लोगों ने सवाल उठाए, ये मांग की कि इसे फिर से कराया जाए। तो पटना में एक रात पहले पेपर दे दिए गए कुछ लोगों को
उन सभी को परीक्षा से पहले की रात एक हॉस्टल में रखा गया। इन छात्रों ने अगले दिन पटना के शास्त्री नगर इलाके के एक स्कूल में नीट की परीक्षा दी और 100% वही सवाल आए जो एक रात पहले उन्हें बताए गए थे। ये पुलिस की अब तक की जांच में पता लगा है। आयुष नाम के एक छात्र की गिरफ्तारी से पूरा खुलासा हुआ। इस मामले की जांच अब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख एडीजी इस जांच टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि एक एक छात्र से 30 लाख रुपए तक पेपर लीक के बदले में लिए गए, यानी पहले पेपर देने के बदले में लिए गए। जिस हॉस्टल में छात्रों को पेपर दिए गए वहां पड़े छापों में कुछ जले हुए कागज बरामद किए गए हैं और पुलिस को शक है कि ये लीक हुआ वो पेपर भी हो सकते हैं या उससे जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में पटना पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 3 अभिभावक हैं और 4 दलाल हैं, वो जो पेपर मुहैया कराते हैं या उस गैंग से जुड़े हुए हैं। वैसे नीट को लेकर चल रहे इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नीट का इम्तिहान ऐसा क्यों होता है कि अगर एक पेपर लीक हो जाए तो पूरी परीक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता है। पेपर लीक ही क्यों होता है? इसका क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पेपर लीक ना हो? इसके लिए हमें जानना होगा कि नीट की परीक्षा होती कैसे है। दरअसल मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा नीट आज भी पेन पेपर से होती है। इसमें 180 सवाल होते हैं जो 4-4 अंक के होते हैं और अधिकतम अंक 720 कोई छात्र हासिल कर सकता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और छात्रों को हर सवाल के 4 विकल्पों में से किसी एक को सही जवाब के तौर पर चुनना होता है और अपनी पसंद OMR शीट पर पेन से दर्ज करनी होती है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र जानते हैं इस शीट को, जिसमें 4 विकल्प होते हैं और एक विकल्प को आपको शेड करना होता है पेन या पेंसिल से और इसे फिर बाद में कंप्यूटर के जरिए चेक किया जाता है। लेकिन छात्रों को पेन पेपर का ही इस्तेमाल करना होता है और ये जो चीज़ है पेन पेपर का इस्तेमाल, ये पेपर लीक में बड़ी एक चिंता की बात है और इसकी वजह से पेपर लीक होने की आशंका ज़्यादा होती है। उधर साल के इन्हीं दिनों एक और बड़ी परीक्षा होती है जेईई मेंस, जिसके जरिए IIT, NIT और देश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश का रास्ता तैयार होता है। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। हर छात्र को हॉल में एक कंप्यूटर दिया जाता है। जैसे ही परीक्षा का समय शुरू होता है, परीक्षा पत्र जो है प्रश्न पत्र कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। छात्रों के सामने हर सवाल के 4 विकल्प होते हैं और वो किसी एक को सही जवाब के तौर पर टिक कर सकते हैं। परीक्षा का समय खत्म होते ही कंप्यूटर अपने आप लॉक हो जाता है और छात्र को कुछ करना नहीं होता। इसमें पेपर के आउट होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अब कोई मेन सर्वर पे ही बैठ कर के पेपर लीक कराने लगे तो बात अलग है, लेकिन सेंटर पर संभावना नहीं है। सेंटर पे अधिक से अधिक कोई किसी को जवाब बता ही सकता है, हालांकि वहाँ इसके लिए इन्विजिलेटर होते हैं और CCTV लगे होते हैं। तो पेपर लोड होते ही इम्तिहान शुरू होता है और उसके इम्तिहान खत्म होते ही पेपर अपने आप लॉक हो जाता है कंप्यूटर। तो इसमें पेपर लीक होने की गुंजाइश कम रहती है। जबकि नीट में पेपर के सेट्स स्थानीय बैंकों के लॉकर में पहले भेज दिए जाते हैं, बहुत पुराना तरीका है, और परीक्षा पत्रों के परीक्षा केंद्रों में छात्रों तक पहुंचने तक इस सिस्टम के बीच में कई ऐसी जगह ऐसी गुंजाइश रहती है कि पेपर लीक हो सके। तो क्या नीट का पेपर भी जेईई की तरह आयोजित नहीं कराया जा सकता? हालांकि ऐसा नहीं है कि जेईई में विवाद नहीं होते। जैसे कोई पेपर कठिन हो सकता है या कोई अपेक्षाकृत आसान आ सकता है। इसी साल इस तरह का विवाद हुआ। जेईई के फर्स्ट सेशन में कुछ पेपर बहुत आसान बताए गए, परसेंटाइल बहुत ऊंची चली गई। लेकिन इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका होता है, जिससे कि छात्रों के बीच में अलग अलग अगर प्रश्न पत्र बांटे गए हैं तो भी एक तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जा सके, सामान्यीकरण किया जा सके। इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हर्ष प्रियम। आप लीड मैथ्स टीचर हैं वेदांतु के और छात्रों को यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे पहला सवाल मेरा यही है, इस पूरे नीट के विवाद को आप जान ही रहे हैं, आपने देखा ही है, क्या नीट की परीक्षा को जेईई की तरह आयोजित नहीं कराया जा सकता? जेईई में जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड होती है, क्या नीट वैसी नहीं हो सकती? या नीट की परीक्षा को कराने का और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है कि पेपर लीक की जो आशंकाएं हैं वो कम से कम हो सकें? सर बिल्कुल कराया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे एक जो अहम तथ्य है जो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं। तो साल 2019 में जब नीट की परीक्षा में सारी चीजें लाई गई थी कि एम्स की परीक्षा, जिपमर, सारी चीजें नीट में होंगी,
तो उस वक्त नेशनल मेडिकल काउंसिल में एक रूल लिखा गया था इस नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट में। और इस एक्ट में 2019 में एक पॉइंट डाला गया था कि ये एग्जामिनेशन एक दिन एक समय पर पूरे भारत में होना चाहिए। अब जैसे ही ये रूल आ जाता है तो इस रूल के बाध्य होने की वजह से नेशनल मेडिकल काउंसिल रूल एक्ट 2019 की वजह से ये एग्जामिनेशन अलग अलग वक्त पे नहीं कराया जा सकता। और चूंकि ये रूल ऐसा था, उस वक्त लोगों ने सोचा नहीं था, या शायद जेई का इन्होंने एग्जाम्पल नहीं देखा, जैसा भी, पर उसके कारण से जेडबलई मेंस या एडवांस के पैटर्न पे अलग अलग टाइम पर नॉर्मलाइजेशन का हेल्प लेते हुए एग्जामिनेशन जैसे होता है वैसे नहीं कराया जा रहा है। अब अगर बात करें तो फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या ये बिल्कुल नहीं बदला जा सकता? तो बिल्कुल बदला जा सकता है। बस इसमें एक ही चीज मतलब मुमकिन है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी प्रयास चाहिए। एक रेजोल्यूशन पास करना होगा पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करते ही नीट का ये रूल बदला जा सकता है, और उसके बाद एनटीए जैसे जेडबलई मेंस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है वैसे ही नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकती है। आप छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों के तनाव को आप लगातार देखते हैं। नीट जैसी जो परीक्षाएं होती हैं, जेई जैसी परीक्षाएं हैं, अगर इनमें इस तरह का डर हो कि पेपर लीक हो गया तो कई छात्र ठगा सा महसूस करते हैं, तो उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है एनटीए को क्या करना चाहिए छात्रों के इस तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए? सर बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अहम बात है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपने सबने सुना होगा कि बच्चे कई बार कई ऐसे एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं जो कि बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है। और इसीलिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीबीएसई के तरफ से भी बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। वैसा ही कुछ एनटीए भी अपने साइड से कर सकती है, पर इन सबसे ऊपर उठकर सबसे अहम जो होता है वो ये है कि एनटीए के द्वारा ऐसे कुछ कदम उठाए जाने चाहिए कि चाहे बाहर से कैसा भी माहौल हो, कुछ दबाव हो, कुछ भी हो, पर उन हर परिस्थिति में एनटीए इन एग्जाम्स को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कराए, क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा भरोसा होता है। 25 लाख बच्चे जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये यूपीएससी जैसा कुछ एग्जामिनेशन है। यूपीएससी में भी इससे कम छात्र बैठते हैं, और वो एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सख्ती की जरूरत है, और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस एग्जामिनेशन को वो दर्जा, इस एजेंसी को वो दर्जा दिया जाए जिससे कि बच्चे इस एग्जामिनेशन पे आंख बंद कर के वैसा भरोसा कर सकें जैसे कि भारत में यूपीएससी के लिए किया जाता है। जी। नीट का जो पेपर अभी होता है पेन और पेपर के ज़रिए होता है। हाँ जी एक सर। ज़माने में हम लोगों ने भी इस तरह के एग्ज़ाम दिए, लेकिन अब जी कंप्यूटर आ गया है, तो जैसे जेई में कंप्यूटर बेस्ड होता है, नीट में किस तरह से पेपर कहाँ से चलता है, कहाँ रुकता है, कहाँ से होता हुआ परीक्षा केंद्र पहुँचता है, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो? सर, ये बिल्कुल वैसे पुराने समय में जैसा होता था ना कि पेपर हेड ऑफिस से निकला, उसके बाद एक डेजिग्नेटेड प्रिंटिंग प्रेस होता है जो कि हाईली सिक्योर एरिया होता है, वहां पे ये पेपर्स प्रिंट कराए जाते हैं। उसके बाद इनको सील बंद लिफाफों में डाला जाता है, और डालने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ इनको बैंकों में और ऐसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है जहां पर सरकारी कंट्रोल है। और उसके बाद उन जगहों से इन पेपर्स को जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो लेकर सेंटर्स पे जाते हैं, और ये वहां पर जब सेंटर पे पहुंचता है तभी वहां के प्रिंसिपल को दिखाकर इसका सील ओपन किया जाता है। ये सारी चीजें कैमरे की निगरानी में होती है ताकि कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो बाद में उसकी जांच की जा सके। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में, जब आप 25 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराते हैं और 25 लाख पेपर प्रिंट करते हैं, तो अपने आप में ऑपरेशनली इतना हैवी काम है कि बीच में लैप्सेस होने के चांसेस बनते हैं। पर तरीका आज भी ये बहुत ही पुराना वाला है। जी। तो जेई की तरह जेई में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है? जेई का जो तरीका है, अगर आप वो भी डिस्क्राइब कर सकें ताकि लोगों को समझ में आए कि जेई का इम्तिहान लोग छात्र कैसे देते हैं, क्योंकि अभिभावकों को भी पूरी तस्वीर इसकी क्लियर नहीं है। अच्छा, तो सर आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। तो जेडबलई एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पहले तो ये बात बहुत मुमकिन है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक तरह के मल्टीपल सवाल दिए जा सकते हैं। और जेडबलई में जो प्रोसेस है, खासकर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस और जो सवाल देने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को सेम एज इट इज जेडबलई ने भी अपने से इजाद नहीं किया, बल्कि ये सेम प्रोसेस पहले कैट की परीक्षा में होता था और अभी भी होता है।
तो ये तरीका बहुत पुराना है और यही जेडबलई में होता क्या है कि सवाल बनाए जाते हैं और अगर मान लीजिए 10 पेपर होने हैं, 5 दिन या 6 दिन एग्जामिनेशन होना है, हर रोज सुबह शाम एग्जाम होता है, तो 10 से 12 पेपर्स बनाए जाते हैं। हर पेपर में करीबन 90 सवाल होते हैं, तो 12 × 90 1080 सवाल बनाए जाते हैं। अब ये 1080 सवाल जाहिर सी बात है एक लेवल के नहीं बनेंगे, तो जो अलग अलग लेवल के जो सवाल बनते हैं, बच्चा जिस भी शिफ्ट में बैठा है उस शिफ्ट में उसका रैंकिंग निकाल दिया जाता है और जिसे हम परसेंटाइल का मेथड कहते हैं। अब इस परसेंटाइल मेथड से ये बातों का सारी चीजें मतलब बाहर हो जाती हैं इस चीज से कि यार अगर कोई बच्चा कहता है कि हमारा पेपर टफ आया या कोई कहता है हमारा आसान आया, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपका आसान आया तो कोई बात नहीं, आपके शिफ्ट में जो भी लाखों बच्चे बैठे थे सबके लिए आसान आया। तो उन लाखों बच्चों के बीच में से अगर आप टॉप 10% बच्चों में है, मान लीजिए आपने आपका रैंक 1 से लेकर 1 लाख के बीच में है, तो आप टॉप 10% बच्चों में होंगे। तो और अगर कट ऑफ मैंने निकाला कि मेरे को टॉप 10% बच्चों को चुनना है, तो हर शिफ्ट में से मैं टॉप 10% बच्चे चुन लूंगा। तो फिर ये लड़ाई ही खत्म हो जाती है कि हमारा पेपर आसान था या हमारा पेपर कठिन था। और इसीलिए ये एग्जामिनेशन अलग अलग फेजेस में होने के बावजूद इतने साफ तरीके से किया जाता है और इतने बड़े ऑपरेशनल चैलेंज को आसानी से केटर किया जाता है। जैसे सुशील सर, मैं एक बात और पे आप नजर आपका खींचना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि नीट इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और लैप्सेस हो जाते हैं। जेडबलई में ये चीजें नहीं हो पाती क्योंकि जेई इस एनटीए यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आ गई है। तो इससे आप विश्वास नहीं करेंगे, इस साल एनटीए ने एआई और एमएल की मदद से कई सारे बच्चों की चोरी पकड़ी है और सिर्फ ऐसे पकड़ी है क्योंकि वो बच्चे बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उनका कैमरा उसको नोट कर लिया कि बच्चा बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। और बाद में उनकी जब कॉपी देखी गई तो देखी गई कि बहुत सारे सवालों के जवाब तुरंत उन्होंने सेकंडों में दिए हैं, जो कि 2-3 मिनट से कम में नहीं दिए जा सकते। तो टेक्नोलॉजी की मदद से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो नीट तो मेरे को लगता है बेशक इसके परव्यू में आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष प्रियम इस पूरी जानकारी के लिए। जिस देश में डिजिटल पेमेंट से लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदते हैं, राशन की छोटी चीज़ें तक खरीदते हैं, वहाँ नीट का पेपर कम से कम आधुनिक तकनीक से कराया जा सकता है। इस बात पर आपने जोर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो एक तरीका हमने अपने ही देश में देखा। देश के बाहर भी ऐसी बहुत परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कम होती हैं। इससे बड़ी परीक्षा अगर होती है तो वो होती है चीन की गाओ काओ परीक्षा। ये परीक्षा चीन के स्कूली छात्रों के कॉलेज में प्रवेश के लिए होती है और इस साल 1,34,00,000 बच्चे, 1,34,00,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, इतने बच्चे चीन की इस परीक्षा में बैठे। इसे दुनिया में कॉलेज के प्रवेश की सबसे कठिन परीक्षा भी माना जाता है और इसके तहत छात्रों को 2 से 3 दिन के अंदर ही कई विषयों की अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ इन दिनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा होती है, उसी तरह से इसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, फंडामेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, तमाम जो विषय हैं उनसे जुड़े जो कॉलेज हैं उनमें प्रवेश के लिए इम्तिहान दिया जाता है। और जिन 2 से 3 दिनों में ये परीक्षा होती है, चीन का पूरा सिस्टम छात्रों की सुविधा के लिए तैयार रहता है, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे चीन इन 2-3 दिनों में थम सा जाता है। चीन के अलग अलग प्रांतों में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बड़े निर्माण जैसे तमाम ऐसे काम रोक दिए जाते हैं जिनसे छात्र डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई को बाधा पहुंच सकती है, उनके इम्तिहान में बाधा पहुंच सकती है। ट्रैफिक तक को भी डाइवर्ट किया जाता है। वैसा ही माहौल होता है जैसा यहाँ हम देखते हैं। हमारे यहाँ माता पिता बच्चों को लेकर के आए, माता पिता भी उतने ही परेशान होते हैं छात्रों को परीक्षा दिलाने के लिए जो आते हैं। वैसी ही चीन में दिखती हैं तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं। तो ये स्वाभाविक तनाव है बड़ी परीक्षा का, जो भारत में भी दिखता है, दुनिया की किसी भी इलाके में दिखेगा। हालांकि परीक्षा का सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इतना तनाव दे छात्रों में। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को वो सामने लेकर आए बिना किसी चिंता या तनाव के, उसकी कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारा परीक्षा का सिस्टम ही ऐसा है। शायद इतनी बड़ी आबादी का देश होने के नाते भारत और चीन के सामने ये एक मजबूरी भी है। तो ये चीन की गाँव काव परीक्षा होती है और इस परीक्षा का जो स्कोर है चीन में बच्चों के भविष्य को तय करने वाला सबसे अहम स्कोर माना जाता है। कई छात्र तनाव से बीमार भी पड़ जाते हैं, इसलिए एम्बुलेंस भी तैयार रहती हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर। यानी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती गाँव काव इम्तिहान में।
और ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में कमियां नहीं होंगी, तमाम कमियां हैं। इसका जो पैमाना है वो नीट से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो कमियां इसमें भी होती होंगी। लेकिन नीट जैसा जो विवाद है वो पेपर लीक का, वो यहाँ इतना सामने नहीं आता, और यहाँ भी नकल करते हुए बच्चों को पकड़ा जाता है। यहाँ भी आप नकल करने के लिए कोई उपकरण लेकर नहीं जा सकते अंदर, मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हम इससे कोई सबक ले सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद लतिका गुप्ता। लतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक खास मुद्दे पर। तमाम और मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात की जा सकती है कि हमारी नीतियां कैसी हों, शिक्षा की, परीक्षा में प्रवेश की नीतियां कैसी हों। लेकिन मैं यहाँ गाँव से जुड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ कि नीट के सामने अगर उससे 5 गुनी बड़ी परीक्षा हम रखते हैं तो वो नीट के लिए क्या मिसाल पेश करती है? नीट को क्या सीखना चाहिए या एनटीए को क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि ना सिर्फ एनटीए बल्कि हमारी शिक्षा मंत्रालय और समाज को भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। हालांकि वो भी उतनी ही मानकीकृत है, और जैसा कि आप समझा रहे थे उसमें भी बहुत तनाव है। पर सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि वो एक केंद्रित शिक्षा प्रणाली या परीक्षण प्रणाली नहीं है। अगर आप उसकी व्यवस्था को समझें तो जो उनका शिक्षा मंत्रालय है वो एक सेट बनाता है परीक्षा पत्र के, और बाकी जो प्रांत हैं उनकी मर्जी है वो उसको लेना चाहें या ना लेना चाहें। मतलब हमारे यहाँ राज्य की उसमें सोचें तो करीब 12 या 15 राज्य या प्रांत होंगे जो उसको हूबहू नहीं लेते हैं। इसका मतलब है कि जब गांव परीक्षा होती है और एक विद्यार्थी करीब 9 घंटे की परीक्षा 3 दिन तक या 2 दिन में देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 करोड़ या लाखों विद्यार्थी एक ही प्रश्नों पे से जूझते हैं। प्रांत अपने अलग अलग प्रश्न पत्र भी बनाते हैं। प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं? वो एक टीम बनाते हैं, समूह, जिसमें स्कूल के अनुभवी शिक्षक, विश्वविद्यालयों के शिक्षक, शोध संस्थानों के लोग, जो मूल्यांकन को शैक्षिक थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी से समझते हैं, वो मिल के उन प्रश्नों को बनाते हैं। 3 तरह के वो प्रश्न होते हैं जिसमें निबंध लिखे जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे छोटे प्रश्नोत्तर कहा जाता है, रिक्त स्थान भरो, बड़े निबंध लिखो, और उसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो वहां पे परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेके उसको एक बहुत ही गूढ़ विषय मान के उसकी तैयारी की जाती है। और लंबे प्रश्नों के उत्तर पढ़ने के लिए हर प्रांत में हर साल कम से कम 700-800 लोगों की टीम बनती है, वही शोध संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से, स्कूलों से। यानी जिसने पढ़ाया पहले और जो आगे पढ़ाएगा, वो सारे लोग मिलके करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक और जो खूबी है वो ये है कि भारतीय छात्र को आज कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। अगर नीट में नहीं हुआ तो अब सीयूएट में दोबारा बैठना पड़ेगा। गांव का एक ऐसी परीक्षा है जो अपने आप में बहुत गूढ़ है, लेकिन एक बार जब आप उसमें आ गए तो उसके स्कोर से आपके कई तरह के चयन हो सकते हैं। तो जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उनका जो मूल्यांकन हो रहा है, उस पे वो व्यवस्था ज्यादा अपनी जान लगाती है, उसमें ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ वो एक सरलीकरण है कि इतने प्रश्न दे दो, सारे एमसीक्यू के प्रश्न दे दो, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे, वो तकनीक की मदद से हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे। वहां ऐसा नहीं है। तो मूल्यांकन को एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ जब आप उसके साथ एड्रेस करते हैं तो आप कहीं बेहतर मूल्यांकन कर पाते हैं। आप ये देख पाते हैं कि ये युवा, क्या इसमें वो गुण, वो लक्षण, वो क्षमताएं हैं कि ये इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, क्या ये उस तरह के प्री डिस्पोजिशंस रखता है, क्या ये वो मानसिक आदतें विकसित कर पाएगा ये किशोर या किशोरी। और एक तरह से चीन में तनावपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक रूप से युवाओं को ये लगता है कि हाँ, पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को हमारी चिंता है। तो उन्होंने जो तकनीक का इस्तेमाल किया है वो मॉनिटरिंग पे किया है कि ये कैसे जाएंगे, कैमराज हैं, ड्रोन कैमराज हैं, कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ होंगे। पर जो मूल्यांकन का विद्यार्थी का अनुभव है वो हमसे कहीं ज्यादा मानवीय है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे एक विद्यार्थी को आप युद्ध भूमि में अकेले धकेल रहे हैं, ना उसकी बटालियन ना उसकी कंपनी, अकेले भिड़ जाओ जाके 180 प्रश्नों से। मैं आपकी चर्चा सुन रही थी और आप कह रहे थे कि जेई का मॉडल बहुत अच्छा है क्योंकि वो पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। ऐसा नहीं है। आपको पता होनी चाहिए जितने कंप्यूटरीकृत ये परीक्षाएं हैं उनमें इम्पर्सनोटर्स आते हैं, मतलब बहरूपीय, आपकी जगह कोई और बैठ के वो परीक्षा दे देता है।
तो टेक्नोलॉजी की भी अपनी समस्या है। हम और एक चीन बहुत में संक्षेप सा जवाब मैं आपसे चाह रहा था, क्या चीन में किसी विषय की परीक्षा होती है तो सिर्फ वही विषय पूछा जाता है? नहीं, उसमें दूसरे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप विज्ञान की तरफ जा रहे हैं तो चीन का इतिहास, चीन की राजनीति, चीनी जी। भाषा, इन सब के ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर और उनके मदद से समाज राजनीति के बारे में भी जानना जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चाहे आप जी। इंजीनियर बनने चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से केवल विज्ञान या केवल कला या केवल सामाजिक विज्ञान में बटा हुआ नहीं है। जो डॉक्टर बनने जा रहा है वो सामाजिक विज्ञान के प्रति या उन मुद्दों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाए। ये बात जी। दरअसल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उठाई गई थी कि जो डॉक्टर बनने जाता है या डॉक्टर बनते समय भी वो समाज के ऊपर, समाज की पढ़ाई पर भी ध्यान दे। खासकर हमारे देश में, जहां आपको पता है भ्रूण हत्या जैसे एक बहुत बड़ी समस्या में डॉक्टरों का भी योगदान रहा है। तो जी। परीक्षा का जो एक बड़ा विजन, एक विमर्श होना चाहिए, उसको विकसित करने में उसको मुझे हल लगता करने है की कि जरूरत है। एनटीए काफी कमजोर है, क्योंकि वो जी। बहुत गिने चुने लोगों की मदद से एक छोटे से टास्क की तरह इसको कर रहा है। तुम आओ भाई, तुम 10 प्रश्न बना जाओ, तुम आओ तुम 20 बना जाओ, और फिर दो लोग मिलके जोड़ घटा करके या जी। 20 लोग मिलके उसको एक एक पेपर का आकार दे दें। जो गांव गांव है वो जी। इसके बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत बहुत लोगों को शामिल करके चलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमें सिर्फ मशीनी डॉक्टर या मशीनी इंजीनियर नहीं बनाने, सोचने समझने वाले संवेदनशील नागरिक भी बनाने, और इसके लिए और भी कई चीज़ें हैं जो इन परीक्षाओं के साथ हमें देखनी चाहिए या छात्रों में विकसित करनी चाहिए। और अब एक और अहम मुद्दे पर बात करते हैं, सोशल मीडिया का मुद्दा। भारत के समाज का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जो सोशल मीडिया की जकड़ में ना आया हो। भारत ही क्या, दुनिया में कहीं भी ये बात सही ठहरती है। और वैसे तो एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, लोगों में मेलजोल बढ़ाने, संपर्क बनाए रखने, जानकारियां साझा करने, ज्ञान के प्रसार का भी। लेकिन इस सोशल मीडिया का एक पहलू ये भी है कि इसने हमें अपना गुलाम बना लिया है। कहाँ इसे हमारी सुविधा का उपकरण होना चाहिए था और कहाँ हम इसके चंगुल में फंस चुके हैं। छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोग भी इसके चक्कर में ऐसे फंसते हैं, रील्स के चक्कर में, कि समय का पता ही नहीं चलता। लोगों के दिमाग तक घुमा देता है सोशल मीडिया। क्या क्या नैरेटिव बनाने में इसकी भूमिका नहीं होती। पर खैर, हम आज उस पहलू पर बात तो नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हमारी दिमागी सेहत और शारीरिक सेहत पर होने वाले विपरीत असर की। और बच्चों के दिमाग पर, किशोरों के दिमाग पर इसका असर बहुत गंभीर हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका के सबसे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वहां के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने लिखा है कि वो अमेरिका की कांग्रेस से ये अपील करेंगे कि वो एक कानून बनाए जिसके तहत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये चेतावनी लिखी दिखे कि इसका किशोरों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे तंबाकू या सिगरेट के पैकेट्स पर चेतावनी लिखी होती है। अमेरिका में स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि इस तरह के लेबल से माता पिता, अभिभावक और बच्चों को लगातार ये याद दिलाया जा सकेगा कि सोशल मीडिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि स्कूलों में फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। माता पिता को बच्चों के खाने या सोने के समय पर इन उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का संकट एक इमरजेंसी है, आपातकाल है, और सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया इसमें इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम आप अपने आसपास खुद ही कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन दे दिए जाएं तो कुछ ही समय में उन्हें इसकी आदत लग जाती है। अगर उनके हाथ से आप मोबाइल फ़ोन वापस लेने की कोशिश करें तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। किशोरों में भी ये स्थिति होती है कि आप उन्हें मना नहीं कर पाते, एक बार उन्हें आदत लग जाए मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन में जो अलग अलग साइट्स होती हैं, चाहे खेल की हों या अन्य रील्स वगैरह, इनका एक एडिक्शन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोकीन की तरह। और बच्चों में ये एडिक्शन और भी गंभीर साबित होता है। ये उनकी आंखों को खराब करता है, उनके दिमाग के स्वाभाविक विकास को रोकता है। बच्चों और किशोरों की सेहत से जुड़े बहुत सारे असर सोशल मीडिया के दिख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर पारेख। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो मैंने बातें अभी कही, इन पर आपकी क्या टिप्पणी है? डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि ऐसी चेतावनी लगा दीजिए जैसी सिगरेट या तंबाकू के पैकेट्स में लगी होती है कि सोशल मीडिया सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से समझिए कि अब धीरे धीरे ये बात हम समझ रहे हैं
कि सोशल मीडिया का यूसेज हमारे मेंटल हेल्थ पे असर कर सकता है। और ये कोई हमें इसके लिए किसी बहुत एविडेंस की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये ऑब्वियस था। सोशल मीडिया क्या करता है, आप ज्यादा समय मोबाइल पे यूज करते हैं, उससे क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। क्या होता है, सोशल एक्टिविटी कम होती है, फ्रेंड्स रिलेटिव से बातचीत आपकी कम होती है। आप क्योंकि कॉन्स्टेंटली क्विक रिएक्शंस कर रहे हैं, आपके अटेंशन स्पैन, आपके कंसंट्रेशन पे असर होता है। आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि आपको कुछ पता है, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं। साथ में ही कंफर्मिटी प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत आते हैं कि उनके इतने लाइक है, मेरे इतने हैं, तो एक इंफीरियोरिटी आने का चांस रहता है। इसी के साथ ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग अपने आप में गहरा विषय है। सो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो इसको हम नकार नहीं सकते कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे है। हम ये भी नहीं नकार सकते कि सोशल मीडिया के अपने बेनिफिट्स भी हैं, और हर एक चीज जिसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, हम उसके बारे में क्या करें वो सोचना जरूरी है। जो इन्होंने बोला है अपने आप में वो एटलीस्ट जागरूकता बढ़ाता है, पर मेरी अपनी सोच ये है कि सिर्फ स्टैचुरी वार्निंग से कोई बदलाव नहीं आता। सिगरेट आज भी लोग पीते हैं, अल्कोहल सेवन आज भी है, उस पर भी लगा हुआ है स्टैचुरी वार्निंग। मुझे लगता है कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, दो तरफ से। एक तरफ से जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ से जहां हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है। दो चीजें करनी जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी के साथ सेल्फ करेक्शन करने की जरूरत है, उन्हें अपने आप को सेफ बनाना जरूरी है। अगर बच्चे ही जो और युवा यूज कर रहे हैं और उन्हीं को नुकसान हो रहा है, और वही प्लेटफॉर्म अगर आप सेफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में इलॉजिकल बात है। और दूसरा, डॉक्टर पारिक, मैं मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बच्चों को इसकी ऐसी लत क्यों लग जाती है कि आप उनसे मोबाइल फोन लें तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और क्या उनके मानसिक सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है, माता पिता के लिए समझना बहुत जरूरी है। ऐसे समझिए कि क्या चीजें हैं आपके जीवन की जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करती है। फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली, बैलेंस टाइम, गुड स्लीप, गुड डाइट, ये सारी चीजें जरूरी। आपकी एकेडमिक सक्सेस के लिए आपकी कंसंट्रेशन, वो भी बहुत मायने रखती है। अब सोशल मीडिया का यूसेज अगर ध्यान से ना किया जाए तो इन सारी चीजों पे असर कर, आपको अपने दोस्तों से दूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आई टू आई कांटेक्ट के बदले आप फोन पे हैं, आप मिलने के बदले एक टेक्स्ट कर रहे हैं। उससे रिश्तों पे असर पड़ता है। और ये बात भी एक और समझनी जरूरी है कि नेचर ऑफ कंटेंट भी प्रॉब्लम है। इट इज नॉट ओनली हाउ मच इज द ड्यूरेशन, आपने कितने घंटे यूज किया वो अकेली चीज मायने नहीं रखती है। आपको कंटेंट का भी समझना जरूरी है। हम और आप दोनों इस बात को जानते हैं कि फेक इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिकली गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो अगर मैं 12 साल का हूं और मुझे ये बताया जाए कि आपको रात को सोने से पहले मोबाइल फोन पे XYZ चीज करनी चाहिए, और मुझे लगे कि ये किसी ने बोला है, वो सही बोल रहे हैं, तो मैं उसको करना शुरू कर दूंगा। जबकि मोबाइल फोन तो मुझे 45 मिनट पहले सोने से बंद कर देना चाहिए, मुझे रात को फोन ऑन करके नहीं रखना चाहिए, मुझे ब्रेक्स लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी है। सोशल मीडिया के जो फायदे हैं, अगर वो नुकसान से कम हो जाते हैं, तो जो पर्पस है सोशल मीडिया का वही चले जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक बात तो मैंने पहले कही, विच इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल, और दूसरी बात एजुकेशन, माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करें कि हम बच्चों में जल्द से जल्द स्कूलों में मीडिया लिटरेसी लाए कि आपने कितना समय करना है, कैसे लाइफ बैलेंस करनी है, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कितना समय यूज क्या करने का, कैसे कंटेंट को फिल्टर करने का कि ये रिलायबल सोर्स है या नहीं है, कैसे कंफर्मिटी और प्रेशर में नहीं आने का, बुलिंग नहीं करने की, बुलिंग अगर देखी हो, ट्रोलिंग देखी हो तो उसको रिपोर्ट करने का। और कहीं पे भी आपको लगे कि आपको प्रेशर फील हो रहा है तो उसके बारे में किसी से बात करने की, सलाह देने की। आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहेवियरल एडिक्शंस की हम बात करते हैं, तो अगर मैं एक फ्यूचरिस्टिक लेंस लगा के देखूं तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम
सोशल मीडिया रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स और ट्रोलिंग रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा अगर हम आज से शुरू ना हुए तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारेख। तो जो ये सोशल मीडिया की लत है, बच्चे हों या बड़े, सबके लिए बहुत बुरी है और ख़ास तौर पर नींद खराब करती है। बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। इसकी वजह से कई शरीर में, दिमाग में इस तरह के रसायन निकलते हैं जो आपको इसकी लत भी लगाते हैं और आपकी मानसिक विकास उसको अवरुद्ध करते हैं, आपकी नींद खराब करते हैं, आपकी सेहत खराब करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से हो और सीमित समय में हो। बाकी जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं, खेलना कूदना, शारीरिक मेहनत और आगे पढ़ना लिखना, सामाजिक मेलजोल, ये सब बना रहे, उसका समय सोशल मीडिया न खाए। वक्त है एक ब्रेक का। तिब्बत एक ऐसा मुद्दा है जो पड़ोसी देश चीन को असहज कर देता है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, जबकि तिब्बत के लोग और ख़ास तौर पर भारत में निर्वासित तिब्बती मानते हैं कि तिब्बत एक अलग देश था जिसे चीन ने हड़प लिया। तिब्बत के अधिकारों की सबसे बड़ी आवाज़ हैं बौद्धों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा। वो 1959 में चीन से भागकर आए और भारत में शरण ली और तब से भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार है जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। अमेरिका तिब्बतियों के अधिकारों में उसके साथ खड़ा रहा है। कई और देश भी हैं भारत समेत जो तिब्बत के लोगों के साथ खड़े रहे। चीन को ये कभी पसंद नहीं आया। ऐसे तनावों के बीच अमेरिकी सांसदों का एक शिष्टमंडल आज धर्मशाला पहुंच गया तिब्बत की निर्वासित सरकार की संसद को देखने और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका के निचले सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं, जिनके 2022 में ताइवान दौरे पर चीन ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का क्या एजेंडा है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैकॉल के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों का दल हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। सैकड़ों की तादाद में तिब्बती शरणार्थियों ने हाथों में झंडों के साथ इनका स्वागत किया। इस दल में कुल 7 सांसद हैं। इनमें अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। यह दल करीब 12 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के अधिकारियों ने इस दल का स्वागत किया। तिब्बत की निर्वासित सरकार के तौर पर धर्मशाला में जो संसद है उसका भी दौरा इस दल के कार्यक्रम में शामिल रहा। यह अपने आप में बहुत ही अहम है क्योंकि निर्वासित सरकार को अमेरिका ने भी मान्यता नहीं दी हुई है। चीन इसे अलगाववादियों का गुट मानता है। ऐसे में अमेरिकी सांसदों के शिष्टमंडल के इस दौरे पर चीन का अखरना और नाराज होना स्वाभाविक है। मंगलवार को इस दल ने तिब्बती म्यूजियम का भी दौरा किया। बुधवार सुबह 9 बजे यह दल तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात कर रहा है। ये चीन के लिए एक अहम संदेश है। चीन दलाई लामा से किसी भी देश के प्रतिनिधियों के मुलाकात का विरोध करता रहा है। उसे लगता है कि ये उसके वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बताने जैसा है। आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी ने जब अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया तो चीन ने उस दौरे का जबरदस्त विरोध किया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की सैन्य घेरेबंदी भी शुरू कर दी और कई सैन्य अभ्यास जो हैं वो किए हैं। पेलोसी और अमेरिकी सांसदों के धर्मशाला पहुंच, तिब्बत की निर्वासित सरकार की संसद के दौरे और दलाई लामा से मुलाकात भी उससे बहुत नागवार गुजर रहा है चीन को। और चीन का तिब्बत पर प्राचीन काल से नियंत्रण का दावा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे चीन की तरफ से फैलाई गई गलत सूचना के तौर पर देखता है। वह अमेरिका तिब्बत पर चीन के रुख से असहमत रहा है और हालांकि अमेरिका जो है वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को मान्यता देता है, लेकिन इसे लेकर चीन की नीतियों पर उसे आपत्ति रही है। अमेरिका को लगता है कि चीन की नीतियां जो हैं तिब्बत में वो दमनकारी हैं। दरअसल अमेरिका में पिछले हफ्ते ही एक बिल पास किया गया है। तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट में बीजिंग और दलाई लामा के बीच बातचीत पर जोर दिया गया है। ये प्रतिनिधि सभा में 26 के मुकाबले 391 वोटों से पास हुआ। इस एक्ट को सीनेट पहले ही पास कर चुका है और अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास
हस्ताक्षर के लिए भेजा जा चुका है। इसमें न सिर्फ चीन द्वारा तय स्वायत्त तिब्बत का जिक्र है, बल्कि चिंगाई, गांसू, यूनान और सिंचुआन जैसे प्रांत की बात भी इसमें शामिल की गई है। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें चीन को नागवार गुजर रही हैं और इसलिए उसकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो लाजमी है। वक्त है ब्रेक का।